ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास। देन चार्जिंग की प्रोसेसेस, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन, जिसमें से चार्जिंग बाय इंडक्शन में नेट चार्ज बिकम्स 0, ठीक है। देन चार्ज की प्रॉपर्टीज, एडिटिव इन नेचर, देन कंजर्व एंड क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब Q इक्वल्स टू N इंटू E, ठीक है। देन हिस्ट्री में पहले थैलिस, देन गिलबर्ट, देन फ्रैंकलिन। उसके बाद में कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन, इप्सिलॉन का मतलब कितनी होती है, इप्सिलॉन नॉट इंटू के। इप्सिलॉन नॉट मतलब कितनी है, 8.10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, इन्फिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। खत्म करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेडियल। यूनिफॉर्म का मतलब, वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, एंड रेडियल मतलब टुवर्ड द पॉइंट ऑफ चार्ज और अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट एंड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट डिनोटेड बाय E, given by E equals to SI यूनिट इज न्यूटन पर। अल्टरनेट फॉर्मूले 1/4 पाई इप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर और V बाई D मतलब यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में देखा था, अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स कितना, F इक्वल्स टू Q इंटू E, उसको इक्वेट करेंगे ma के साथ तो एक्सेलरेशन बनेगा QE बाय, तो वेलोसिटी विल बी QE बाई m इंटू, लीनियर मोमेंटम विल बी QE इंटू T। काइनेटिक एनर्जी, अगर नेगेटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है तो रिटार्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है नेगेटिव चार्ज तो एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रिटार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में सिंपल पेंडुलम के बॉब को अगर चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G होता है, तो G की जगह पे हमें G इफेक्टिव लेना पड़ेगा। उसमें अगर बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड आ रही है तो G माइनस QE बाई M, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है तो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो G स्क्वायर प्लस QE बाय M का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट या फिर रेज टू 1/2, ठीक है। उसके बाद में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज, इसलिए क्या होगा, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड उसके ऊपर से फिर एप्लीकेशन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट along the axis of charge rod k lambda L upon A in bracket A plus L। अगर एक्सिस ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग बोलेंगे तो KQX अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर डिस्क के एक्सिस के ऊपर चाहिए तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस। उसके बाद में अगर चार्ज रॉड है और उसके बाजू में नियर बाय पॉइंट दिया है तो लैम्बडा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लेकिन अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता तो अल्फा बिकम्स इक्वल टू बीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा, यानी लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इनटू साइन थीटा। लेकिन लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो थीटा विल बी 90 साइन 91 एंड फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा अपॉन, एंड यही एक फॉर्मूला हमें हर बार यूज करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई करते हैं एज 1 अपॉन मतलब 2k लैम्बडा अपॉन r, ठीक है। तो ये रॉड की केस हो गई। उसके बाद में अगर सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर में इंटेंसिटी चाहिए तो वेरी गुड 2k लैम्बडा अपॉन r इंटू साइन थीटा बाई 2। इसके ऊपर से कॉइल पूरी सर्कुलर है तो, अगर सेमी सर्कुलर है तो, एंड अगर 1/4 है तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा अपॉन r, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस एप्लीकेशन देखने के बाद हम स्पीयर के टुवर्ड्स गए थे। स्पीयर के आउटसाइड पॉइंट है तो इंटेंसिटी k क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस के ऊपर है तो
कैपिटल आर स्क्वायर, अगर हॉलो है तो इनसाइड 0, सॉलिड है तो इनसाइड के लिए आर डैश बाय आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम डेटा अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा दिया है तो आउटसाइड के लिए स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर बोलेंगे तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, ठीक है। देन वही अगर सिलेंडर के लिए अप्लाई करेंगे तो आउटसाइड पॉइंट पे सरफेस के ऊपर अगेन सिग्मा अपॉन, इसलिए चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप के लिए इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, ठीक है। अगर चार्ज प्लेन शीट है इनफाइनाइट लेंथ की, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके एप्लीकेशन। बाद में आता है डाइपोल। क्या होता है डाइपोल, मतलब इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन पोलैरिटी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, उसका ऐसा यूनिट कूलम इनटू स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर है ना। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू, अगर उस डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स बनेगा 0, टॉर्क बनेगा PE, वर्क डन बनेगा PE एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल दिया तो -P एंड इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है तो +P। मतलब क्या होता है वहां पे, थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर उसी डाइपोल को डिस्प्लेस करके SHM परफॉर्म कर रहा है, पीरियोडिक टाइम बनेगा 2π√I/P एंड डाइपोल अगर एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स बनेगा P × d/dx एंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट चाहिए डाइपोल की वजह से, तो √1 + 3 cos² थीटा, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो 2p/r3, पॉइंट इक्वेटर पे तो मतलब कि एक्सिस की इंटेंसिटी इक्वल टू डबल इक्वेटर की इंटेंसिटी। हो गया, दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल। फिर लास्ट में आता है लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होती है लाइंस ऑफ फोर्स, आर द कर्व टू विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज 1 2 3 4, फोर्थ वन एंड लास्ट वन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। देन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स, total number of electric lines of force passing normally through given area denoted by phi, given by phi equals to E vector dot ds vector, यानी EDS cos of, where theta is the angle between direction of electric field and normal to the given surface area। अल्टरनेट फॉर्मूला किसने प्रोवाइड किया था, गॉस ने। क्या था, Q/ε, यानी ये डिपेंड करेगा सिर्फ चार्ज के ऊपर एंड मीडियम के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है, कौन सा, चार्जेस मस्ट बी एनक्लोज बाय द बॉडी, अगर एनक्लोज किए चार्जेस तो ही कंसीडर करेंगे। इसलिए क्या होगा, अगर कोई बॉडी डाइपोल को एनक्लोज कर रही है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि +Q -Q मतलब नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स भी 0। यशवंत, फ्लक्स का यूनिट कूलम इनटू मीटर, वेरी गुड। तो डाइपोल मोमेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पार्ट देखा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रिलेटेड टू डिफरेंट शेप, जिसमें अगर क्यूब दिया तो सेंटर में तो Q/ε, ठीक है। थ्रू ईच फेस बोलेंगे तो, ईच कॉर्नर बोलेंगे तो, एज बोलेंगे तो, एंड चार्ज को अगर कॉर्नर पे रखेंगे तो, फेस पे रखेंगे तो, एज पे रखेंगे तो, वेरी गुड। चार्ज कॉर्नर पे, लेकिन फ्लक्स चाहिए थ्रू द फेस जिसमें चार्ज नहीं आता है, Q/24ε, वेरी गुड हरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उतना ही था। उसके बाद में हमने जाते जाते बस TNEI को इंट्रोड्यूस किया था एंड और एक कंसेप्ट हो गई थी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी की। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, मतलब इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी, कितनी होती है, ½ ε × E², ठीक है। उसको खत्म करके हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। अब पोटेंशियल मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए हमने देखा कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग मास डिपेंड करता है मास के ऊपर, वैसे ही वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, यानी W बनेगा प्रोपोर्शनल टू Q, W बनेगा V × Q, तो V बनेगा W/Q और V को बोलते हैं हम एज ए पोटेंशियल विच इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय W, गिवन बाय W इज इक्वल्स टू, सॉरी गिवन बाय V इक्वल्स टू W/Q। अगर वहां पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी तो
नेगेटिव, एंड उसमें क्या है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट हमें याद रखना है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे तो नेगेटिव चार्ज देंगे तो फिर से जैसे इंटेंसिटी के एप्लीकेशंस थे वैसे पोटेंशियल के एप्लीकेशन, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R, वेरी गुड। देन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, सेमी सर्कुलर है, तीनों केस में KQ अपॉन। उसके बाद में पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड अगर बोला तो वेरी गुड, एंड रॉड के बाजू में पॉइंट दिए और उसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो 2K लैम्बडा, वेरी गुड, नेचुरल लॉग ऑफ RB अपॉन RA, ठीक है, फिर वो माइनस रहेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू डिस्क बोलेंगे तो सिग्मा इंटू डी अपॉन 2 इंटू इप्सिलॉन। देन अगर पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्स ऑफ रिंग चाहिए तो KQ अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस, अगर एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क चाहिए तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ऑफ x, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगर स्पीयर दिया है, सॉलिड स्पीयर है, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल KQ अपॉन स्मॉल r, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सॉलिड स्पीयर के इनसाइड पॉइंट देंगे तो KQ इन ब्रैकेट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R डैश स्क्वायर अपॉन 2R का क्यूब, एंड सेंटर बोलेंगे तो R डैश बनेगा 0, तो वो बनेगा 3/2 KQ अपॉन R, ठीक है। अगर होलो स्फीयर होता तो इनसाइड KQ अपॉन कैपिटल R, मतलब सरफेस के ऊपर जितना है उतना कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, कहाँ पे, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इस तरह से ये एप्लीकेशंस हो गए पोटेंशियल के। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। क्या है फॉर्मूला, KQ1 Q2 अपॉन R। अगर दो चार्ज की सिस्टम है, अगर चार्जेस मोर देन 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n इन ब्रैकेट n-1 अपॉन 2 से कितनी एनर्जी आती है तो उसके अकॉर्डिंग हर बार डिस्टेंस के साथ में उसको लिखना पड़ेगा। उसके कल एप्लीकेशन हमने ट्रायंगल या फिर स्क्वायर के वर्टेक्स के ऊपर चार्ज रखे तो क्या होता है डिस्कस किए थे, बराबर। तो पोटेंशियल रिलेटेड इतनी सारी बातें हमारे डिस्कस करके हो चुकी थी ऑलमोस्ट। पोटेंशियल रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। आगे हमें कैपेसिटर स्टार्ट करना है, तो कैपेसिटर एंड पोटेंशियल को कनेक्ट करने के लिए कुछ कंसेप्ट लगती है जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं या फिर आपको पहले डिस्कशन में कहीं पे क्वेश्चन में आया था, इसलिए आपको मालूम है कि सपोज कोई भी कंडक्टर है, जैसे कि एक कंडक्टिंग शेल है, अगर इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद भी इस कंडक्टर के इनसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस को कट करके अंदर नहीं जा सकती, इसलिए हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो भी कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती। माहिती नाही प्रथमेश, तुला नसल माहिती, ठीक है। उसके बाद में अगर इनसाइड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV अपॉन dx या फिर dV अपॉन d या फिर dV अपॉन dr। लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। इसका मतलब हम जिसका d/dx कर रहे हैं वो v है, एंड इसका डेरिवेटिव अगर 0 आता है देवेश, इसका मतलब v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसलिए अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इंटेंसिटी तो 0 होती है, लेकिन उसके इनसाइड जो भी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है कांस्टेंट, जितना सरफेस के ऊपर था उतना ही इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर था। पहले फॉर्मूले में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये चेंज कैसे होगा, देखो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस की है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से यहां तक है, इसका मतलब यहां पे कौन होगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, और यहां पे कौन होगा, नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। हे तर माहिती है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होती है, पॉजिटिव टू। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है, हो गया क्लियर। अभी इसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो सारे पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स इस तरह से एक्यूमुलेट होंगे, एंड जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे वो किस साइड में जाएंगे,
नेगेटिव चार्ज जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया था, मतलब कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इस तरह से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी लाइंस ऑफ फोर्स थी ये तो ऐसे ट्रैवल करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जाते टाइम बीच में उनको नेगेटिव चार्ज दिख गया, तो नेगेटिव चार्ज पे जाके लाइंस ऑफ फोर्स को क्या होना है, एंड होना है। क्या होना है, एंड होना है। इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे आके एंड होती है, कंडक्टर के सरफेस को वो कट नहीं करेगी, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होके ये इस तरह से ट्रैवल करेगी। मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से अपना नेचर चेंज करती है अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो। कळालं ना काय झालं, तेच आहे पहिल्या पॉईंटमध्ये जे सांगितलं होतं वही रिपीटेशन चल रहा है, बस ये किसके टर्म में है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की टर्म में। हमें मालूम है कि लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी जब देखी थी, कंडक्टर को कट करके अंदर नहीं आ सकती। कंडक्टर को कट क्यों नहीं कर पाती है, उसका रीजन ये है कि सरफेस के ऊपर कौन है, नेगेटिव चार्जेस है, लाइंस ऑफ फोर्स को नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होना है, इसलिए यहाँ पे आके सारे लाइंस ऑफ फोर्स एंड हो रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अगेन यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होके इस साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये बिहेवियर होता है किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, व्हेनेवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है चारों भी पॉइंट्स, ये फॉर्म्युल्यामध्ये ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले होते, ठीक है। एक एक लाइन में लिख के खत्म करो इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the conductor, electric field intensity inside the conductor when it is placed in external electric field, when it is placed in external electric field। फर्स्ट वाली डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया, वहां से क्या कंक्लूड करेंगे, इनसाइड द कंडक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। उसके बाद में नेक्स्ट रीडिंग, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल के लिए ये कंडीशन है, देखो क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला dV/dx, बट इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। इसका मतलब अगर dV/dx अगर 0 है तो V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इनसाइड द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है, तीसरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो बस समझ लेना है आपको। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। अल्टीमेटली वही रिपीटेशन है कि कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लाइंस ऑफ फोर्स एंड हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए स्टार्ट होके यहाँ पे जाके एंड हो रही है, ठीक है। तो इसको नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। आता हे सगळं ऑलरेडी आपण फॉर्म्युल्यामध्ये बघितलंच होतं, जैसे इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्पेरिकल शेल कितनी थी, 0 थी, वही लिखा है, देखिए। देन इंटेंसिटी के बाद में पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्पेरिकल शेल कितना था, कांस्टेंट, मतलब Q/R, जितना सरफेस के ऊपर होता है उतना ही इनसाइड पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। एंड इस तरह से ये बेसिक बातें हो गई। अभी आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इस तरह के पॉइंट्स पहले डिस्कस कर, मतलब हम कर चुके हैं कि सपोज कोई भी एक स्फीयर है,
पहले इसके ऊपर का चार्ज Q1 है, कैपिटल Q1 है, बाद में इसके ऊपर का चार्ज कैपिटल Q2 है। लेकिन ये दोनों अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब क्या होगा, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों भी हॉलो है, दोनों भी सॉलिड है, दोनों की कंडीशन अगर सिमिलर रहेगी, मतलब अगर आइडेंटिकल रहेंगे, तो उसके बाद अगर हम इन दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे या फिर टच करके सेपरेट करेंगे तो क्या होता है, दोनों चार्ज के ऊपर, दोनों स्फीयर के ऊपर चार्जेस जो है इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे, यहाँ पे स्मॉल q1 बनेगा कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 अपॉन 2, उसके सिमिलर Q2 कितना बनेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। मतलब देखो Q1 मतलब नया चार्ज, Q2 मतलब नया चार्ज, जब हमने उसको टच करके सेपरेट किया या फिर वायर से कनेक्ट किया। झालं ना, असं बऱ्याच वेळा क्वेश्चन मध्ये सोडवले आपण। जैसे पहले स्फीयर के ऊपर चार्ज था -20 माइक्रोकूलम, दूसरे स्फीयर के ऊपर चार्ज था +10 माइक्रोकूलम। अगर इनको हमने टच करके सेपरेट किया या फिर वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होके ईच स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -20 + 10 यानी -10 अपॉन 2, मतलब इसके ऊपर भी -5, उसके ऊपर भी। अगर इसके ऊपर मैं चार्ज रख दूंगा +4 माइक्रोकूलम एंड इसके ऊपर चार्ज रहेगा +10 माइक्रोकूलम, +7, ठीक है। अगर इसके ऊपर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज है +40 माइक्रोकूलम, +10 +10, समझ में आ रहा है। मतलब ये सिमिलर केस है अगर आइडेंटिकल बोलेंगे तो। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें दोनों कंडक्टिंग स्फीयर की शेप आइडेंटिकल नहीं देते। एक में बोलते हैं कि रेडियस 4 मीटर है, दूसरे में बोलते हैं रेडियस कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो उस केस में हम सेम कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चार्जेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हमें बोला गया है कि पहला स्फीयर है, इसके ऊपर का चार्ज है Q1 और इसकी रेडियस है R1। अब ये दूसरा स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज है Q2 एंड इसकी रेडियस दी है R2। अगर हम इनको टच करेंगे या फिर टच करने की जगह पे इन दोनों को वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, तो फिर जो दोनों के सरफेस के ऊपर न्यू चार्जेस डेवलप होंगे, एक Q1 रहेगा, एक Q2 रहेगा, ये कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर ये आइडेंटिकल होता तो हम क्या लिखते, डायरेक्ट कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 अपॉन 2, इधर भी उधर भी, आर कुटर है, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 अपॉन 2, इधर भी उधर भी, और दोनों के चार्जेस आइडेंटिकल बोल के हम आगे प्रोसीड कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों की शेप सेम नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा, रेडियस डिफरेंट है, एक की R1 दूसरे की R2 है, मतलब एक की 4 है तो दूसरे की 4 छोड़ के कुछ भी होगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसेप्ट देखनी पड़ेगी कि जब हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो होंगे, जैसे टच करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट होते थे। कब तक फ्लो होंगे, जब तक इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल सेम नहीं बनता है तब तक। किसी भी दो कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लास है, एक एम्प्टी है, दूसरे में इतना वाटर फिल किया है, और हम क्या करेंगे, बॉटम में इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, जब तक दोनों की लेवल सेम नहीं होती तब तक फ्लो होगा। कहाँ से, हायर लेवल टू लोअर लेवल, वही होता है, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं बनता है तब तक चार्जेस फ्लो होंगे। कहाँ से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, कहाँ तक, टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे V1 इक्वल्स टू V2 लिख देंगे, मतलब अब जाके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद फर्दर चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी। तो V1 अगर इक्वल टू V2 है तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 अपॉन R1, सरफेस के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं हम पोटेंशियल। तो V2 का भी फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ2 अपॉन R2। यहाँ पे मैंने स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 लिए, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 नहीं, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पे क्या होगा, के कट होगा और मुझे Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू मिलेगा R1 अपॉन R2। यहाँ तक क्लियर है। अभी इसके बाद एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमें करनी है, हमें पहले टोटल चार्ज के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं दोनों साइड में 1 1 को ऐड करता हूं। तो ये बनेगा Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 प्लस 1। चालतं का सो, दोनों साइड में 1 ऐड किया तो कर लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसके एडिशन Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 अपॉन R2। अब हमें Q2 चाहिए था, लेकिन Q1 प्लस Q2 का मतलब क्या होगा, जितनी
फाइनल चार्जेस की सम है उतनी सम इनिशियल चार्जेस की भी रहेगी, मतलब चार्जेस सिर्फ ट्रांसफर होंगे, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए स्मॉल q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना होगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 होगा। यहाँ पे पुट करूंगा तो Q2 के लिए मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा Q1 प्लस Q2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सेम रिपीटेशन करेंगे Q1 के लिए, तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2, R2 की जगह पे बस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इस प्रोसेस से हमें न्यू चार्जेस का मॅग्निट्यूड मिळेगा। ठीक आहे, चला व्यवस्थित समजावून घ्या आणि दोन्ही फॉर्म्युले प्रिपेयर करायचे आत्ताच, हर बार प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे हम। ये कब एप्लीकेबल है, आइडेंटिकल नहीं होंगे तो, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे तो भी एप्लीकेबल है, फिर करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें मालूम है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 आता है। कैसे आएगा, देखो बोर्ड पे, अगर दोनों आइडेंटिकल होते तो उसका मतलब क्या होता, R1 R2 सेम, अगर R1 R2 सेम है तो मैं दोनों को R बोलूंगा, तो ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन, R अपॉन R प्लस R, तो R कट होके क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो वही आइडेंटिकल की पहली केस थी। वही अगर यहाँ पे पुट करेंगे फिर से R अपॉन R प्लस R मतलब 2R, R कट होके क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है। कूलम्स लॉ रिलेटेड अगर एप्लीकेशन दिए जाते तो ऑलमोस्ट वो आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन आगे जो हमें एप्लीकेशन पढ़ने, कैपेसिटर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो उस केस में दोनों के चार्जेस एंड साइज आइडेंटिकल नहीं होगी, उस केस में हमें Q1 एंड Q2 कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज करना है। क्या है Q1 भगत, Q1 असला की R1, Q2 असला की R2, बाकी कॉमन टर्म है Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो हो गया, कार्तिक स्टैंड अप। Q1 नहीं ना, Q1 असेल तर R1, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो कॉमन है दोनों साइड में, ठीक है। अगर Q1 है तो उसके साथ R1, Q2 है तो उसके साथ R2, सिट डाउन। जिनको IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इतने सारे इंजिनिअरिंग रिलेटेड ब्रांच में ॲडमिशन लेना आहे तर लक्षात घ्या आपलं आयुष्य याच्यातच आहे, कळालं ना। यहाँ पे जो पढ़ रहे चार्जेस, पोटेन्शियल हे सोडून आयुष्यभर काहीच नाही, इंजिनिअरिंगमध्ये तर सोडा, नाही ना, 48 पैकी 4 मॅथ्स सोडायचे, बाकी उरलेले 44 जे असतात ते सगळे कोर सब्जेक्ट इससे रिलेटेड रहेंगे, कळालं। फिर मेकॅनिकल, सिव्हिल अँड केमिकल, केमिकलमध्ये केमिस्ट्रीचे एक 10-12 टॉपिक, बाकी उरलेले सगळे टॉपिक आपले मेकॅनिक्सचे, इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। एंड नीट वालों के लिए आगे एप्लीकेशन कम है, बट नीटला नंबर लागायचा असेल तरी तर अभ्यास करा, ठीक आहे ना। म्हणजे इंजिनिअरिंग वाल्यांना ऑप्शनच नाही, हेच आहे, आज नाही केलं तरी इंजिनिअरिंगमध्ये हेच करावं लागेल, ठीक आहे ना। आता खूप जास्त सिम्प्लिफाईड झालं आहे इंजिनिअरिंगचा पॅटर्न, त्यामुळे एवढं काही नाही, फक्त नंबर पण लागला पाहिजे, नंबर लागून जातोच है ना, ज्यांना निगेटिव्ह मार्क्स पडले त्यांचाही नंबर लागतो, फक्त डिपेंड करतं नंबर कुठं लागतो, बरोबर आहे ना। एक औरंगाबादच्या IITs पण आहेत, तिथेही नंबर लागतो,
पण तिथं नंबर नाही लागला पाहिजे, ही वेळ आलीच नाही पाहिजे, आपल्यावर लक्षात ठेवा. म्हणजे आयुष्यामध्ये सगळ्यात काही चुकीचं तुमच्यासोबत जेव्हा घडेल ते हे असेल की औरंगाबादमध्ये गव्हर्नमेंट कॉलेज सोडून बाकी ठिकाणी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळणं, त्यापेक्षा न केलेली परवडते. कळालं ना? मग करूच नका. मग काय होतं, तुमच्यामुळं इंजिनिअरिंगचं नाव खराब होतं. ऐकतो ना आपण इकडे तिकडे काय करा इंजिनिअरचं, बट हे जे बोलणारे असतात काय करे त्यांना काही माहीत नसतं. कळालं ना? आणि खरं कोणाचं नसतं, ज्याचं 11-12मध्ये खरं नव्हतं. बरोबर आहे की नाही? त्याने औरंगाबादला ॲडमिशन का घेतलं? कुठं मिळालं नाही म्हणून. बरोबर आहे की नाही? त्यामुळं त्यांना पुढं पण काही मिळत नाही. त्यामुळं आतापासून थोडंसं जर व्यवस्थित वर्क केलं तर याचा ॲडव्हान्टेज तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये पण भेटतं. ठीक आहे? आणि नीटवाल्यांना लक्षात घ्या, साहजिक आहे तुमच्या डोक्यात येणं काय करायचे आम्हाला हे चार्जेस आहे की नाही, आमचं ब्लड इज रेड अँड सफिशियंट आहे. बट तिथपर्यंत जाण्यासाठी याची रिक्वायरमेंट आहे. मी काल पण बोललो होतो तुम्हाला, इलेक्ट्रो से लेके AC तक जनरली नीट प्रिपेयर करने वाले जो स्टूडेंट है उसमें से 80% फिजिक्स करते नहीं हैं, जो 20% फिजिक्स करते हैं उसमें से 90% ये टॉपिक ऑप्शन को रखते हैं. एक ऑप्टिक्स, एक थर्मल आणि एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एवढं ऑप्शनला सोडतात. हे सोडून जे राहिलं त्यावरती एक्झाम अपेअर होतात. कळालं ना? उसमें क्या होता है, डायमेंशन्स 1D 2D NLM, वर्क फॉर एनर्जी, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, SHM एंड वेव्स, ही सगळीच जनता करते जवळपास. त्यामुळे एग्जाम में जो इस टॉपिक के क्वेश्चन की लेवल है वो सबसे हाईएस्ट होती है. एंड इसके क्वेश्चन अगर देखेंगे नीट के एग्जाम में तो इतके चिल्लर असतात, बट टॉपिकच केलेलं नाही प्रिपेअर, त्यामुळे काही लॉजिकच लागत नाही. कळालं ना? तरी तर थोडंसं ॲडव्हान्टेज तुम्हाला मिळेल, जसं इव्हिनिंगला सगळेच येत आहेत 4 ते 5मध्ये, ठीक है नहीं? त्यामुळे तुमची प्रैक्टिस व्हायला लागली ऑलरेडी. चलो हो गया क्लियर. अभी सेम एग्जाम्पल है, Q1 एंड Q2 हमें फाइंड करना है. दो स्पीयर दिए, एक की रेडियस है 3 मिलीमीटर. कितनी रेडियस? 3 मिलीमीटर, और इसके ऊपर चार्ज था 20 माइक्रोकूलम. देन दूसरा है, उसकी रेडियस दी है 5 मिलीमीटर और इसके ऊपर चार्ज दिया है 40 माइक्रोकूलम. व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर, या फिर ऐसे भी बोलेंगे कि व्हेन दे आर टच एंड सेपरेटेड, then calculate the new charges developed on two spheres, then calculate Q1 and Q2. हमें ये न्यू चार्ज कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, न्यू चार्ज कैलकुलेट करके और भी बहुत सारी बातें कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन पहले चार्जेस कैसे कैलकुलेट करना है इसको देख लो. अभी पूरी प्रोसेस फॉलो मत करो, V1 इक्वल्स टू V2, मग के कॅन्सल, Q1/R1 ते झालं गेलं. डायरेक्ट फॉर्मूला Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो उसमें से क्या करेंगे हम, Q1 प्लस Q2 R1 प्लस R2 पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे. कितना आता है Q1 प्लस Q2? वेरी गुड, 80 का 60 एंड R1 प्लस R2 कितना है 8. अगर मुझे Q1 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर मुझे Q2 चाहिए तो ये 60/8 तो कॉमन रहेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. हो गया आंसर. देखो यूनिट्स कोई भी दिया है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिवीजन है ना रेडियस का. तो ऊपर के -3 कट हो जाएंगे. चार्ज का जो यूनिट था उसी यूनिट में हमें Q1 एंड Q2 मिलते हैं. कितना आ रहा है Q1? 22.5 माइक्रोकूलम एंड Q2 3.5 का 37.5 माइक्रोकूलम. ये हो गए न्यू चार्जेस. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना था, झालं का? बरोबर आहे दोन्ही पण. चलो सेम एग्जांपल है. अभी पहले स्पीयर का चार्ज दिया है 100 माइक्रोकूलम एंड दूसरे का चार्ज दिया है -40 माइक्रोकूलम. पहले की रेडियस है 10 मिलीमीटर, सेकंड की रेडियस है 8 मिलीमीटर. सो व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर, फाइंड चार्जेस डेवलप्ड ऑन देम. देखो क्या चेंज होगा, बस Q1 प्लस Q2 है तो 100 माइनस 40 यानी 60 आएगा. प्लस को प्लस रखना है, माइनस को माइनस रखना है. Q1 and Q2 Q2.
देखो जब Q1 फाइंड कर रहे हैं तो Q1 प्लस Q2 कितना आ रहा है 60, R1 प्लस R2 कितना है 18, अगर Q1 है तो R1 लगेगा मतलब 10, Q2 के लिए 60 प्लस 18 सेम इंटू आएगा 8। कितना है Q1 33.3 माइक्रोकूलम एंड Q2 26.6 माइक्रोकूलम। ये हो गया चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ी थी और उसको हमने बोला था मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आठवतं का? क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम ds ले रहे थे और ये बना था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन या फिर हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। एंड सेम एक्सप्रेशन हमें मिला था फॉर एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरह से ये फोर्स पर यूनिट एरिया को रिप्लेस करके कुछ और लिखते हैं। क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया? प्रेशर। वेरी गुड। सरफेस टेंशन। क्या होता है? प्रेशर। तो अगर हमें पूछा जाता है कि प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट होगी। जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, जो एनर्जी डेंसिटी है, मतलब सिग्मा स्क्वेअर अपॉन 2 इप्सिलॉन या फिर हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वेअर। स्टार मार्क करून एवढा एक फक्त ॲड करून टाका, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें फोर्स पर यूनिट एरिया को रिप्लेस करके प्रेशर बोल सकते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट। सपोज ऐसा कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है। कैविटी कळते का देवेश? हॉलो स्पेस है। वेरी गुड। ठीक है, एंड अगर इस तरह की एडजस्टमेंट में हमें बोला जाता है कि इस कैविटी में मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसके बाद कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे उनका नेचर कैसे होता है? अगर ये सेंटर में प्लस क्यू है तो क्या होगा? ये कैविटी के इनसाइड पे यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कितना? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी का। एंड सारे नेगेटिव चार्जेस अंदर चले गए, इसका मतलब क्या होगा? आउटसाइड पे उतने ही मैग्नीट्यूड का प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा। उसके बाद में अगर बोला जाता है कि एक कैविटी है और कैविटी के अंदर हमने क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा था और उसके बाद में सरफेस के ऊपर प्लस क्यू हम एक्सटर्नली भी ऐड कर रहे हैं, तो अब सरफेस के ऊपर का नेट चार्ज कितना होगा? सेम प्रोसेस रिपीट होके क्या होगा? बस प्लस क्यू इसमें प्लस क्यू होगा। ठीक है, याच्या चिल्लर गोष्टीत माहिती नाही, कळतं ना? ठीक है, माहिती कळालं की नाही? पॉजिटिव चार्ज है बाय इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कैविटी के अंदर चार्जेस प्लेस करने के बाद ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करता है। ठीक है, अब इसको ही अगर अप्लाई करेंगे तो सपोज यहाँ पे कोई कंडक्टर दिया है हमें और इस कंडक्टर के एक साइड पे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है एंड इस कंडक्टर के अपोजिट साइड में, मतलब यहाँ पे और एक कंडक्टर में प्लेस करूंगा, तो बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। वेरी गुड, मतलब ये बनेगा माइनस, और उसमें जितना चार्ज ये प्लस क्यू का था उतना ही चार्ज किसका होता है? माइनस क्यू का होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब आउटसाइड पे कौन होगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है मतलब यहाँ पे कौन होगा? माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से कंडक्टर्स क्या करते हैं? एक दूसरे के सराउंडिंग में प्लेस करने के बाद बिहेव करते हैं और चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। नेट चार्ज इंडक्शन में बोला है मैंने, रोज बोलतो आपण ते स्टार मार्क करके कि इन इंडक्शन नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी कितना होता है? 0 ही होता है। ठीक है, फक्त काय होतं? पोलैरिटी इधर नेगेटिव चार्ज, इधर कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? तो इस एडजस्टमेंट को ही हम बोलते हैं एज
काय म्हणतो आपण याला, डायपोल म्हणतो का कॅपॅसिटर. ये एडजस्टमेंट होती, इसको क्या बोलते, लिहू नको, याला काय म्हणतो आपण कैपेसिटर. समझ में आ रहा है क्या होता है कैपेसिटर में, वो आगे देखेंगे. ही प्रोसेस तर कळाली ना. चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन. डाई इलेक्ट्रिक्स. Dielectrics and their polarization. Dielectrics and their polarization. Dielectric and their polarization. ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ने एंड उसके बाद में उनका पोलराइजेशन हमें पढ़ना है. अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक मतलब राम, जैसे एयर को हम बोलते हैं कि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस मच है. इंसुलेटर है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस मच है. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है इंसुलेटर्स. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. दैट इज इंसुलेटर्स. मतलब एयर क्या है, इंसुलेटर है, मतलब कौन हो गई, डाइलेक्ट्रिक हो गई. ग्लास क्या है, इंसुलेटर, मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक हो गया. ठीक है, रबर क्या है, इंसुलेटर है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, दैट इज इंसुलेटर्स. ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री झालाय का, चालू है बर. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. एक पोलार डाइलेक्ट्रिक एंड दूसरा नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक. वहां पे आपने पोलार मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स पढ़े. झाले का, पोलार मॉलिक्यूल्स नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स. देवेश क्या होता है पोलार मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असते पोलारमध्ये आणि नॉन पोलारमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी नसते. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असते इट मीन्स व्हॉट, इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो. एक 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 हां तेजस. डायपोल मुमेंट कुठं, पोलारमध्ये, नॉन पोलारमध्ये. कशामुळं, चार्ज कैंसिल हो जाते. कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस, चार्जेस की कहाँ पे डायरेक्शन होती है, कौन बैलेंस करून टाकता. पोलारमध्ये डायपोल मुमेंट झिरो असते आणि नॉन पोलारमध्ये नॉन झिरो असते. अजून बरं हे डायपोल मुमेंट झिरो नॉन झिरो क्या, कहाँ से आ गया, क्यों हो गया. डायपोल मोमेंट जीरो का मतलब क्या है, चार्जेस. तर डायपोल होईल ना फॉर्म मग अपोजिट पोलॅरिटीचे असल्यावर. थांब थांब प्रथमेश आन्सर सांगतोय, सांग बेटा. पार्शियल चार्जेस म्हणजे काय, राम सांग ना. पोलार नॉन पोलार तेच. कोण एक्सप्लेन करणार, श्रवण. श्रवण नव्हतं केलं शिकवताना, कोण इकडं, तन्विषा नाही. करो बेटा एक्सप्लेन पोलार नॉन पोलार. चार्जेस तो प्रोड्यूस होते लेकिन वो बैलेंस हो जाते उनके डायरेक्शन की वजह से. चार्जेस ही कैंसिल हो जाते डायरेक्ट. चार्जेस रहते ही नहीं उनका, क्या होती फिर चार्जेस कैंसिल होते. जैसे कि फॉर एग्जांपल H2, क्या H2O, H2. हाँ तो H2 में क्या होता है, H2 में नहीं H2 में दो एटम रहते हाइड्रोजन के. हाँ तो
न्यूट्रल है ना, हाइड्रोजन एटम बोला ना आपने, मतलब वो न्यूट्रल इसलिए नॉन पोलर, इलेक्ट्रिकली एवरी एटम इज न्यूट्रल। फिर से आता हूँ, तब तक सोच के रखो, मुझे सुनना है आन्सर। हे मी क्रॉस नाही करत तुम्हाला, मला केमिस्ट्रीत काय कन्सेप्ट दिली ती ऐकायची मला फक्त। इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट होते। इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी म्हणजे काय? HCl काय पोलर आहे की नॉन पोलर आहे? पोलर आहे। हां, थांबा यशवंत, एक एकेकाला सांगू द्या ना, सगळ्यांना चान्स मिळेल। थांब हळू बोल, मोठ्याने बोल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी म्हणजे काय ते कोण सांगणार मला? तुम्ही इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी खूप वेळा बोलताय, इलेक्ट्रॉनची निगेटिव्ह असण्याची प्रॉपर्टी का? शंतनू, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की नहीं है। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये सेम होती है या डिफरेंट होती है? अगर मतलब एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है तो उनमें सेम रहेगी। देखो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट क्यों करता है, उसका रीजन हमने पढ़ा था फ्लूइड्स में। एक का न्यूक्लियस दूसरे के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो एक सब्सटेंस के अगर है तो उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, इसलिए सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम चाहिए अगर एक सब्सटेंस के तो। नहीं, ऐसा नहीं। एटम की साइज हमें मालूम है 10⁻⁻10 मीटर उसकी रेडियस होती, इतनी स्मॉल होती। हाँ, तो आगे ये किसके बारे में बोल रहे हो आप? हर एक एटम के बारे में? कुछ मतलब कैसे? स्मॉल एटम की ज़्यादा रहती है, ऐसे डिसाइडेड है। बड़ा एटम में तो कम होती है का नाही मला माहीत, मी पहिले सांगितलं ना, मी तुम्हाला क्रॉस नाही करत आहे, बट मला तिकडे काय केमिस्ट्री कन्सेप्ट हे मला ऐकायचं आहे। इतना तो मुझे मालूम है की काय नाही, तुम्ही वेगळंच सांगताय, मी अगोदर वेगळंच ऐकलंय। एवढंच आहे का, बाकी काही नाही आहे? मला वाटलं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये काही डिटेलमध्ये दिलं आहे अजून, पेअर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन सगळ्यांचं बाकी अजून स्टार्ट झालंय फक्त, बरं सगळ्यांचा सोबत स्टार्ट झाला काय? 2च लेक्चर झाले, 2 लेक्चरमध्ये तुम्ही आन्सर देताय, तुमचं झालं का बेटा? झालंच नाही तरी पण आन्सर देताय? केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग में है ये कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है। व्हेरी गुड, ठीक आहे। अजून काही कोणाला सांगायचं याच्याबद्दल? कारण मला तर काहीच नाही कळालं काय सांगताय तुम्ही। जे फाइनल कंक्लूजन तेच आहेत, पोलर में डायपोल मूवमेंट एंड नॉन पोलर में, लेकिन एक क्यू झिरो आणि क्यू नॉन झिरो याचं रिझन माहिती कोणाला? सांग तेजस, परत त्याच्यावर झाला का? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरंट येतो, हे म्हणजे हे आणि ते कळत नाही आपल्याला। इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ज़्यादा है तो नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो पोलर है नॉन पोलर? ज़्यादा है तो पोलर एंड कम है तो नक्की असंच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर, बस एक ही क्राइटेरिया है उसको। हाँ, त्यांचा डिफरन्स म्हणजे कोणाचा डिफरन्स? साइजचा डिफरन्स। हाँ, जे 2 ॲटम एकमेकांसोबत बॉन्ड फॉर्म करताय
उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उनकी शेप डायरेक्टली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो डिफरेंट चाहिए। अगर सेम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर, एंड डिफरेंट है तो N2O क्या है? पोलर है N2O। CO2 क्या है? तो CO2 नॉन पोलर कैसे हो गया? दोनों साइड में ऑक्सीजन है, वेरी गुड, क्लियर है। हाँ, तो H2O पोलर या नॉन पोलर है? तो उसके भी दोनों साइड में हाइड्रोजन है ना, हो का? हाइड्रोजन खाली असतो घ्यायचा 120 120 120। जाऊ द्या, आता तुम्ही ना वेगळ्याच जॉमेट्रीमध्ये घुसले तुम्ही, ठीक आहे। CO2 का लिनियर आहे, म्हणजे इथं C इथं O इथं C, उलट आलं, इथं O इथं C इथं O, एंड H2O में इधर O इधर H इधर H। वेरी गुड, बरोबर आहे तुमचं, राईट डाऊन। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट? पोलर नॉन पोलर लिखा है क्या? देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, पोलर डायलेक्ट्रिक अँड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। हे सगळं तिकडं सोडून द्या, आता मी जे सांगतोय तेच लक्षात ठेवा, ठीक आहे। पोलर डायलेक्ट्रिक्स, पोलर डायलेक्ट्रिक्स, पोलर डायलेक्ट्रिक्स, साइज बड़ी साइज छोटी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा है सच में? साइज नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीवर काय इम्पॅक्ट होतो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनला होतो। हे बघा, याच्यामुळे फिजिक्स स्टडी करा बाळांनो, एवढा डोक्याला हेडेक घेऊन काहीच क्लिअरन्स नाही, इथे एका स्टेटमेंटमध्ये सगळं क्लिअर होतं। पोलर मॉलिक्यूल्स लिख लिया? हाँ, द मॉलिक्यूल्स इन विच Cg of न्यूक्लियस, Cg सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आठवते का? द मॉलिक्यूल इन विच Cg of nucleus and electrons do not coincides are called as polar molecule। संपला विषय। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होती है? P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। हे डायपोल मोमेंट नाही शिकवलं का पोलर नॉन पोलर मध्ये? मग तिथं हाच फॉर्म्युला होता का, Q इंटू 2L? तुम्हाला भारी नाही वाटलं का फिजिक्सचा फॉर्म्युला आपल्याला आला म्हणून? देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L। और पोलर में हमने क्या लिखा है कि अगर न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का Cg कोइंसाइड नहीं हो रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है मतलब 2L नॉन जीरो है, 2L नॉन जीरो है तो P नॉन जीरो, और उसको डाइपोल मोमेंट रहेगी मतलब वो पोलर बनेगा। कळलं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बीज, जैसे न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये एक पॉइंट पे नहीं है, इस तरह से उनके बिटवीन कुछ ना कुछ सेपरेशन है जिसको हम 2L बोल रहे हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे प्लस Q, पूरा नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे ये माइनस Q, तो चार्ज इनटू देयर सेपरेशन मतलब कि डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है मतलब वो पोलर हो गया। तो नॉन पोलर में क्या होगा? Cg ऑफ न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड हो गया मतलब 2L विल बिकम जीरो, सेपरेशन ही नहीं होगा ना, 2L जीरो तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो, इसलिए वो बनेगा नॉन पोलर। कड़ा लो। अब पोलर मतलब क्या लिखा था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी Cg of positively charged nucleus and revolving electron do not coincides are called as polar molecules। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कळतो ना, कोइंसाइड हुआ तो नॉन पोलर, नहीं हुआ तो पोलर, क्योंकि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो है नहीं जीरो है, इसके ऊपर से हमें डिफाइन करना है। ये कुठून आणलं इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी वगैरे, म्हणजे केमिस्ट्रीत आहे बरं का ते। अजून पुढे जाशाल तर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी उसका शेप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैसी चेंज होती है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। खूब कोर टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकच आहे का त्यात पण सब टॉपिक आहेत माहित नहीं अजून काहीच. वेरी गुड. ठीक है चलो. तो पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्लियर हो गया क्या होता है. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सीजी नॉन कोइंसाइड होगा. काय लिहिलंय स्टेटमेंट. डू नॉट कोइंसाइड्स विथ ईच अदर एवढंच लिहिलंय ना. आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट पॉइंट लिया. इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स dipole moments are non-zero. In case of polar molecules dipole moments are non-zero यानी P not equal to 0. अब नॉन पोलर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कोइंसाइड होगा. क्या कोइंसाइड होगा, Cg. किसका Cg, पॉजिटिव चार्जेस का एंड नेगेटिव चार्जेस का. लिया हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स इन विच Cg ऑफ positively charged nucleus and revolving electrons coincides with each other are called as non-polar molecules. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट दैट इज P इक्वल टू कितनी होगी, 0. बस एवढंच आहे, सोडून द्या त्याला. डाइपोल मोमेंट 0 आहे तो नॉन पोलर, नॉन जीरो है तो पोलर. हो गया. तो ये थे डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप्स. अभी हमें डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन पढ़ना है. एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है आपको. कि सपोज हमने क्या किया है, स्पेस में एक कंडक्टर प्लेस किया और इस कंडक्टर के प्लेट के ऊपर प्लस Q इतना पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया. उसके सराउंडिंग में हमने और एक कंडक्टर प्लेस किया है और इसके ऊपर हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलैरिटी का मतलब -Q चार्ज डिपॉजिट किया है. तो ये दोनों चार्जेस के बिटवीन का जो स्पेस होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज तक इस तरह से ट्रैवल करेगी. क्लियर है. अब हम बात करेंगे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स की. सपोज हम किसी भी पोलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, पोलर सब्सटेंस, लेकिन कौन सा, डाइलेक्ट्रिक. इसका अर्थ क्या है, वो इंसुलेटर होगा और उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे. मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे मतलब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट्स नॉन जीरो होगी. डाइपोल मोमेंट्स नॉन जीरो है, इसलिए मैं इस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इलिप्स का यूज करूंगा. इलिप्स में क्या होते हैं, दो फोकाई, दो फोकस, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे प्लस एंड माइनस चार्जेस है. ठीक है. तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं किसका, पोलर मॉलिक्यूल्स का. तो ये पोलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जब तक हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं किया था तब तक का. अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक्सटर्नली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई नहीं की है तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि ये पोलर सब्सटेंस था. लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर है. हर एक डाइपोल मूवमेंट जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब कोण पण, कुठं पण, कधी पण, कसं पण एक्ट होता है. इसकी वजह से क्या होगा, इस पूरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो 0 बनेगी. ये केस हो गई पोलर सब्सटेंस की. कब तक, जब तक हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं कर रहे तब तक. अब पोलर के बाद में बात करेंगे नॉन पोलर की. नॉन पोलर में क्या है, पहले से डाइपोल मूवमेंट 0 है. क्यों 0 है, क्योंकि प्लस एंड माइनस चार्जेस एक ही पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि उनका Cg कोइंसाइड हो रहा है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सर्कल्स यूज करूंगा. यानी कि यहाँ पे ये सर्कल के एक ही पॉइंट पे, सेंटर पे प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, मतलब कोई भी सेपरेशन वहां पे है नहीं, मतलब ये बनेगा नॉन पोलर सब्सटेंस. तो नॉन पोलर में कंडीशन क्या है कि जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तब तक इनकी इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट भी, एंड इंडिविजुअल 0 है तो उनकी कितनी भी सम करो, कैसे भी सम करो, नेट डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा. ठीक है. तो ये केस कब की है, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर या फिर नॉन पोलर को प्लेस नहीं किया था तब तक. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, इस पोलर एंड नॉन पोलर को यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अशी शो नहीं केली तरी पण प्रेझेंट आहेच. अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दोनों में से किसी भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करूंगा, फिर वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट होने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज था, बाय इंडक्शन इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे। मतलब हर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर जो इलिप्स बनेगा दूसरे फोकाई पे कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से इधर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ गया, मतलब इधर कौन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड अब अगर इस डाई इलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जीरो या नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना येड्यांनो, इलिप्स असेल की नॉन जीरो, ठीक है। इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट कितनी है, नॉन जीरो है। उसके बाद में नेट डाइपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए हर एक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम या डिफरेंट है, सगळे निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में, इसका मतलब ये भी निगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी निगेटिव टू पॉजिटिव, तो सबकी डायरेक्शन अगर सेम है तो इनकी जब वेक्टर सम करेंगे तो क्या होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट विल बिकम जीरो का नॉन जीरो, नॉन जीरो, वेरी गुड। मतलब ये चेंज हो रहा है, देखो ये पोलर था तो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो थी, लेकिन नेट कितनी है, जीरो थी। जब ये नॉन पोलर था तो इंडिविजुअल भी जीरो, नेट भी जीरो। दोनों में से किसी को भी अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिविजुअल भी नॉन जीरो एंड नेट भी नॉन जीरो। इस तरह से क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है। क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है। क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर अप्लाइड, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके सरफेस के ऊपर जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो गई उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर या डिफरेंट है, सिमिलर है, वेरी गुड, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होती है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि जो पी वेक्टर यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रही है उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो गई पर यूनिट वॉल्यूम, उसको ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब वेरी गुड, इट इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट जो इंड्यूस्ड हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोलराइजेशन को हम यहाँ पे P से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होगा, Q इंटू लेंथ, ट्वाइस एल होता है, बट ट्वाइस एल हम कहाँ पे लेते हैं, अगर डाइपोल है तो सेंटर से एल, इधर एल प्लस एल 2L होता है। यहाँ पे इन जनरल हम Q इंटू एल भी लिख सकते हैं। Q के साथ में मैंने P लिखा है, इसका मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन या फिर पोलराइज चार्जेस, ऐसे भी हम बोलते हैं। ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, मतलब एरिया इंटू थिकनेस। तो यहाँ पे एल एल कट होके पोलराइजेशन का जो एक्सप्रेशन है हमें मिलता है Q बाय ए, अगर इंड्यूस्ड चार्जेस गिवन है तो। कळालं इथपर्यंत? चलो डायग्राम ड्रॉ करायची आहे, डायग्राम ही ड्रॉ करा फक्त आणि हे 2 पॉइंट लिहून घ्या। पोलर नॉन पोलर का स्ट्रक्चर मालूम है आपको, उसको मत ड्रॉ करो। स्वप्निल काय आलं बाळा? अरे ही लिहून घे तू, काय बोलतोय, डायपोल मुवमेंट सेंटर पासून असेल म्हणजे काय, काय घेतलं डायपोल मुवमेंट, हां हो जाऊ दे, येड्यान नको करू, तू लिहून घे ना, नाही तिथं डोकं लावत राहतो। 2L का नाही घेतलं आणि L का घेतलं, सेपरेशन चाहिए दो चार्जेस की बिटवीन। मी त्याला आता एल म्हटलं, मी थोड्या वेळाने त्याला स्वप्नील म्हणाल, QP इंटू स्वप्नील, मग चॉईस ऑफ स्वप्नील म्हणायला पाहिजे का, डिपेंड करतं ना स्वप्नील म्हणजे कुठून कुठपर्यंत लेंथ आहे। चलो हो गया।
डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस मतलब इंसुलेटर, उसके दो टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मतलब जिनकी डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, नॉन पोलर मतलब डाइपोल मूवमेंट जीरो है। डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों होती है? सीजी कोइंसाइड होता है, ठीक है। कोइंसाइड च्या अगोदर म्हण ना, सीजी काय कोइंसाइड, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं, इसका मतलब सीजी नॉन कोइंसाइड है, ठीक है। तो दोनों टाइप का कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा, जब भी हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हर बार उसके सरफेस के ऊपर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी। तो इंड्यूस्ड होने वाली डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोला जाएगा पोलराइजेशन। एंड पोलराइजेशन इज गिवन बाय QP बाय A। बट जनरली हमें चार्जेस के फॉर्म में डेटा नहीं दिया जाता है, इसलिए हमें पोलराइजेशन को फाइंड करने के लिए और एक अल्टरनेट फॉर्मूला है। करो नेक्स्ट। पोलराइजेशन यानी P इज इक्वल्स टू होता है काय है, काय है, अरे काय आहे हे काय आहे, चाय नाही, CHI काय, हे जे लिहिलंय का याचं प्रोनाउन्सिएशन काय असं असतं, कळालं का? P इक्वल्स टू काय इंटू E। बघत चाय म्हणे, चाय घेऊन नाही आला करून। P इक्वल्स टू काय इंटू E। P मतलब पोलरायझेशन, काय मतलब सोडणं ती इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी। आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असते काय म्हणजे, हे कस काय नाही, कुठं वाचलंय, शिकवलंय का मनाने यारलं तुझ्या? काय फॉर्म्युला आहे? स्टँडअप इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा फॉर्म्युला आहे, ऐकायचं मला, सांग पटकन, स्टँडअप पटकन, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सांग फॉर्म्युला। मग हे बरं आठवलं ही इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणून, असंच होतं का? कायच होतं तिकडं पण? सिट डाउन। ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ये जो काय होता है इसको बोला जाता है, व्हेरी गुड, कौन था ये? ससेप्टिबिलिटी कोण म्हटलं? देव, कुठं ऐकलं बेटा? वाचलं होतं, गुड। स्वप्नील कर बर रीड, काय लिहिलं हे? ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, व्हॉट इट मीन्स? आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी परत जर म्हटला, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है काय मतलब? एबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू गेट पोलराइज्ड, मतलब किसका ज्यादा पोलराइजेशन होगा ये डिफाइन करने वाला ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन हो गया क्लियर। अब इसी एडजस्टमेंट को जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, इसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं एज कैपेसिटर, यही कैपेसिटर है। तो क्या है कैपेसिटर मतलब? काय दिसतंय डायग्राम मध्ये, काय दिसलंय? राम, शंतनू, सनी, अरे काय दिसतंय हे सांगा फक्त, काय दिसतंय हे? असं नका सांगू, फक्त काय होतं, दोन कंडक्टर्स आहेत, हॅव्हिंग इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाय डिस्टन्स, नाही काय त्यांच्यामध्ये? डाइलेक्ट्रिक, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर मतलब? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, कैसे? पैरेलल, लिहू नका, लिहायला नहीं सांगितलं, ठीक है। अभी कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, कैसे कंडक्टर्स है?
having equal and parallel, having equal and opposite charges and separated by certain distance, like distance नहीं certain dielectric medium, उसको बोला जाएगा एज ए कैपेसिटर। ठीक है, तो कल से जो हमारा डिस्कशन शुरू होगा सिर्फ कैपेसिटर के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर लास्ट पार्ट है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर इस सेक्शन का। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, इसके बाद में हमें कंटिन्यू करना है कैपेसिटर। ठीक है, उससे पहले और एक पॉइंट लिख लो, पटपट लिया, वैन डे ग्राफ जनरेटर, वैन VANDEGRAFF, जिराफ नहीं, हाँ ग्राफ, वैन डे ग्राफ जनरेटर। वैन डे ग्राफ साइंटिस्ट है, उसने क्या किया था, एक जनरेटर बनाया था। जनरेटर मतलब क्या करेगा, जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं, कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। ठीक है, सो राइट डाउन, वैन डे ग्राफ्स जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टेशनरी चार्जेस जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर यूज्ड to accelerate positively charged particles, like कौन कौन होता है पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, like proton, deuteron and alpha particles into high velocities, which are further used for artificial transmutation, artificial म्हणजे very good, artificial transmutation मतलब वैन डे ग्राफ जनरेटर में हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन होगा, ड्यूटेरॉन होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, इसको एक्सेलरेट करते हैं हाई वेलोसिटीज में, एंड एक्सेलरेट करने के बाद उसको हम फर्दर बाद में यूज करेंगे किसके लिए, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मतलब केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ऐकले का, क्या होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, नहीं, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद की ट्रीटमेंट होती है, बरोबर। कैंसर यानी ट्यूमर, क्या होता है ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल्ड एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल ऑफ ए गिवन ऑर्गन इज कॉल्ड एज ट्यूमर, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना, ठीक है। क्या होता है कैंसर या ट्यूमर मतलब जो ब्लड में जो सेल्स होती है उनकी जो ग्रोथ होनी है वो अनकंट्रोल्ड मैनर से होती है, बरोबर, उसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर होने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर जिस ऑर्गन से रिलेटेड ट्यूमर हुआ है ऑपरेट करके उसको बॉडी से कट करके निकालना पड़ता है। पिक्चर स्टार्टला मुकेश गणेश उसको बॉडी से कट करके निकालना पड़ता है, बरोबर। अरे असतं की नाही, असं झालं की नाही बायोमध्ये, MBBS डॉक्टर सगळे तुम्हाला खूप डिटेलमध्ये सांगत असतील, आपण फिजिक्सच्या अँगलने बघतोय फक्त, बरं का, नाही तर स्वप्नीला ऐकायचं नाही सर ते तसं नाही, त्याचं मॅथ्स त्याला काय कळतं, ठीक है असं असतं। तो उसको पहले बॉडी से कट करके निकाला जाता है एंड उसके बाद में जो पेशेंट है, मतलब ऑपरेशन में कोई पेशेंट वर नहीं जाता, कड़ा ना, कैंसर या ट्यूमर के ऑपरेशन का प्रोसेस हर बार सक्सेसफुली होता है, बट ऑपरेशन के बाद में जो ट्रीटमेंट आती है जिसको केमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी बोलते हैं, उसमें मतलब जितनी भी डेथ होती है 99% केमोथेरेपी की वजह से होती है। मग करायची का ती केमोथेरेपी, नाहीच करायची, बरोबर है कि नहीं, तिथं जर डेथ होती तो का करायची, अगर केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, जो अनकंट्रोल्ड रैपिड ग्रोथ हो रही थी वो फिर से होती है। मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाला था, अगर रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी नहीं लेंगे तो 15-20 दिवसात महिनाभरात तेवढाच ट्यूमर परत, एंड इतना बड़ा ऑपरेशन फिर से बॉडी फिर सर्वाइव नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है ना, तो वो अनकंट्रोल्ड रैपिड ग्रोथ रोकना है, उसको रोका कैसे जा सकता है अभी हमें मालूम ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, चलता रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरी जो सेल है, पूरी सेल की जो जनरेशन है, त्यांची जे काही कंप्लीट बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है
उन सारे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते बाय युजिंग केमोथेरपी अँड रेडिओथेरपी. चांगल्या पण वाईट पण सगळ्या सेल अपन काय करतो, डिस्ट्रॉय करतो. तो उसके बाद क्या होता है, पूरी जनरेशन डिस्ट्रॉय हो गई है. इसके लिए जो नेक्स्ट सेल जनरेट होगी उसको मालूम ही नहीं होगा कि हमें अनकंट्रोल ग्रोथ करनी है. समझ में आ रहा है ना. फिर अगर वो नई सेल के जनरेशन के लिए बॉडी ने असिस्ट किया, सपोर्ट किया और नई सेल अगर मागच्या जनरेशनला विसरून गेली कि अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करायची, कंट्रोल ग्रोथ करायची है, तो वो पेशेंट फिर केमोथेरपी के बाद में धीरे धीरे ठीक होता है. उसकी 6 to 7 सायकल्स होती है. असं 6 ते 7 वेळा केमोथेरपीमध्ये सगळ्या सेल आपण डिस्ट्रॉय करतो. ठीक है. तो उसके बाद में अगर जगला पेशेंट तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जैसे युवराज सिंह का एग्जाम्पल मालूम है ना. 2010 में उसको ट्यूमर हुआ था. उसके बाद में वर्ल्ड कप बाकी सगळ्या मॅचेसमध्ये खेळून तो एकदम व्यवस्थित है, क्योंकि सेल रीजनरेट हुई थी और बॉडी ने उसके सपोर्ट किया था, असिस्ट किया था. ठीक है. लेकिन अगर ये केमोथेरपी में सेल डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद में क्या होता है, इम्युनिटी ऑलमोस्ट लॉस होती है, बऱ्याचशा गोष्टी होतात. मग त्याला जर बॉडीने फेस नाही केलं तर साधे साधे म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन, सर्दी खोकला झाला तरी तो वर जातो. कळालं ना. आपण म्हणजे मजा नाही उडत, म्हणजे फॅक्ट सांगतोय मी. ठीक है ना. तो मतलब सर्दी खोकला असेल तरी पण त्याला अपोज नहीं करू शकत, क्योंकि इम्युनिटी नहीं होती बॉडी में. तो उस केमोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशंस यूज किए जाते हैं, वो रेडिएशन प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है दैट इज आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन. ठीक है. वो क्या है, कैसे वर्क करते हैं, हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लय मनावर घेऊ नका.